बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुराना तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर। आज नाज़रीन हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इक़दामात थे और उसकी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और कुछ सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ खबरें हम तक पहुँची थी, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या किस तरफ जा रही है, क्या मामलात हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ा अहम ऐलान किया था कि कमिश्नर जो इनकम टैक्स है वो 40 करोड़ पे देके लगते हैं। और इस ऐलान में और जो उनको बताया गया इसमें क्या हकीकत है, इस तमाम तर ख़बरों की तफसील के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब। कुछ वक्फ़े के बाद मुर्तज़ा दुरानी साहब दोबारा हमारे साथ स्टूडियो में हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि जिस तरह बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारे जो प्रोग्राम थे उसके हवाले से बड़ा इनिशिएटिव लिया गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी, और उन्होंने काफ़ी सारे जो इक़दामात उठाए बैंक की बेहतरी के लिए। और अभी रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर का जो मामलात जो हैं कुछ चल रहे हैं, तो उसकी क्या तफ़सील है आपके पास? बहुत शुक्रिया राज साहब। असल में जो कश्मीर बैंक है उसमें हमने आपको पता है कि निशानदेही की जी, थी। जी। और ये निशानदेही की थी कि कश्मीर बैंक में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर के हवाले से बल्कि कश्मीर बैंक में बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिसकी ऊपर हमने आपको पता है बहुत सारे प्रोग्राम किए रहे। तफ़सीली प्रोग्राम किए थे हमने, और बिल्कुल। फिर जब वज़ीर ख़ज़ाना माजिद खान साहब ने आपसे रब्ता किया, फिर जी, आपने कहा कि जी वो इन सारे इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं। सही। तो हमने फिर वज़ीर ख़ज़ाना को दावत दी थी कि वो तशरीफ़ लाएँ और फिर हमारे साथ मुनाज़रा कर लें। जी, जी। मुनाज़रे में हमने सॉफ्टवेयर का ज़िक्र तक नहीं किया, बिल्कुल। और सिर्फ हमने बैंक में एक बात का जिक्र किया था कि जो बैंक की खराबियां हो रही हैं, जिसमें जो बैंक को गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर में ने अरबों रुपए का पैसा दिया हुआ है, जो सरमाया दिया हुआ है, वो कश्मीर बैंक ने मुख्तलिफ बड़े बैंकों में कम रेट पर इंटरेस्ट जो रेट होता है, जो आप देखें कि स्टेट बैंक की जानब से काइबर रेट मुकर्रर होता बिल्कुल। है। वो जो काइबर था, अगर एक साल में एक काइबर मिसाल देता हूँ कि 16% है, तो वो काइबर अगर 16% पूरे पाकिस्तान के बैंकों पर लागू होता है, तो फिर वो काइबर रेट आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक की इन्वेस्टमेंट पे 8% क्यों होता है, 9% क्यों होता है, 11% क्यों होता शरह है? सूद और जो होती है। शरह सूद, जी, क्योंकि स्टेट बैंक एक चीज सर्कुलर जब निकाल देता है तो सारे बैंक उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। असल मसला ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक में जो पैसा पड़ा होता है ट्रेजरी में, जो अरबों रुपए इन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी से भी लिए और इनके अपने पास भी, वो ये मुख्तलिफ बैंकों में इन्वेस्ट कर देते हैं और उन बैंकों से मराद लेते हैं, और अंडर टेबल भी बहुत सारे पैसे जो है वो लिए जाते हैं। जो अच्छा ये बताएं कम रेट के ऊपर क्यों मतलब ये करते हैं इससे? इसलिए कि हाँ। जो अब 16% अगर स्टेट बैंक ने लेट्स सपोज जी, के जी। मुकर्रर कर हाँ, दिया है, तो 16% से ऊपर तो वो जा नहीं सकता बैंक। बिल्कुल। नीचे वो अब किसी भी अपने क्लाइंट से वो डील करके, लेट्स सपोज आपका अगर पैसा है, आप अगर 16% के बजाय आप 14 में देना चाहें, तो वो तो 2% उस बैंक का अपना प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही। लेकिन वो जो 2% है, वो अगर आपको ऑफ द रिकॉर्ड वो मिल जाए और उसका कोई रिकॉर्ड ना हो, तो वो आपके जो है वो बैंक भी उसमें राजी हो जाता है। बैंक को अरबों रुपए का जो है वो सरमाया मिल जाता है कश्मीर बैंक की जानब से, और जो अंडर टेबल है वो अंडर कट जो है वो वहाँ से मिल जाता है। हमने वजीर खजाना के साथ ये बात जब रखी थी, उसमें हमने ये भी रखा था कि 49% शेयर जो हैं वो आप मार्केट में जा रहे हैं, उनको फ्लोट कर रहे हैं 49% शेयर जो हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास तो 51% शेयर है एजेके गवर्नमेंट के। जो वजीर खजाना को शायद इतना नहीं मालूम था कि इस वक्त भी आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो 100% शेयर होल्डिंग कश्मीर बैंक में रखती है। उनके 100% शेयर्स हैं, उसमें से 51% जो है वो गवर्नमेंट ने डिसीजन किया बोर्ड ने कि हमने अपने पास अभी रिटेन करना है, और 49% जो है वो मार्केट में देने। लेकिन उसके पीछे एक कहानी है, उसके पीछे जो कहानी है वो पस पर्दा वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट की थी कि एक शाहिद खान साहब हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों के लिए कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं। तो हमने ये स्टार्ट किया था जब सोशल मीडिया पे कि ये वो शाहिद खान साहब हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक के मतवक्को ठेकेदार। अब आप देखेंगे उस वक्त अभी बिडिंग प्रोसेस शुरू था, किसी को मालूम नहीं था कि क्या होना है, लेकिन हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी निशानदेही की, क्योंकि वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान साहब
ने 2-3 बड़ी मीटिंग्स की, हाई लेवल मीटिंग्स, जिसमें उन्होंने वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर जो है याद सादिक साहब से मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन से मीटिंग की। तो उन सब मीटिंग्स में उन्होंने शाहिद खान साहब को अपने साथ रखा और उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं। हमने उसको बिफोर द टाइम, पहले वक्त से पहले जो है वो हमने आश्कार कर दिया। जब ये बात सामने आई कि ये लोग जो हैं, शाहिद खान साहब कौन है, फिर शाहिद खान के बारे में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो इत्तेफाक से सरदार तनवीर इलियास साहब शाहिद खान साहब को जानते थे किसी और हवाले से। अच्छा। तो उनको जब बात पता चली कि शाहिद खान साहब कोई मतवक्को ठेकेदार हैं सॉफ्टवेयर के, और उन्हीं को जो है वो 49% शेयर मार्केट में देने के लिए, मार्केट में फ्लोट करने के लिए या कंसल्टेंसी दी जा रही है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म समेत बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस पर फिर खुफिया मालूमात लेनी शुरू कर दी, खुफिया तरीके से अपने ज़राए से। तो जब उनको ये पता चला कि आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक में ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ख़राबी हो रही है, और जिसमें जो है वो वज़ीर ख़जाना और उनके लोग भी मुलव्वस हैं, और उसके साथ फिर खावर सईद साहब जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी मुलव्वस, और बहुत सारे लोग। तो फिर उनको टॉप ब्यूरोक्रेसी ने और खुफिया तरीके से उनको जो मालूमात दी गई और फिर एविडेंस दिए गए, उसकी बुनियाद पर वज़ीर ख़जाना से फिर कश्मीर बैंक का चेयरमैनशिप भी ले ली गई, और साथ ही उनसे महकमा इनकम टैक्स का चार्ज भी वज़ीर-ए-आज़म ने वापस ले लिया। और इनकम टैक्स की एक और स्टोरी है, वो भी हम ब्रेक करेंगे। अभी जो है कश्मीर बैंक में जो खराबियाँ हुई हैं, उस खराबियों के पीछे वज़ीर ख़जाना जो है वो अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को वो जो है छुपाने के लिए, वो एक सॉफ्टवेयर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर के पीछे जब जो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे मीडिया के कुछ लोगों को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं, गलत नाम दे रहे हैं। उनको खुद भी शायद इतनी मालूमात नहीं है कि कल एक दोस्त हमारे हैं, उन्होंने इस बारे में ये कहा कि शायद उनको खुद भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि एक पहले सॉफ्टवेयर चल रहा है जिस कंपनी का, वो उसका नाम है पिक्सस। उन्होंने 8 करोड़ का सॉफ्टवेयर दिया। वो 8 करोड़ का सॉफ्टवेयर जो है वो कश्मीर काउंसिल ने कश्मीर बैंक को 2010 में दिया था। अच्छा। और उसके अगेंस्ट जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक से 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कश्मीर काउंसिल से फंड लिए। कश्मीर काउंसिल ने इनको गिफ्ट किया, और वो 58 ब्रांचेस उन्होंने उनकी कनेक्ट कर दी उस सॉफ्टवेयर के जरिए, और कंप्यूटराइज कर दिया डाटा। अब जब ये जो उनका सॉफ्टवेयर चल रहा था, आपको पता है कि जब सॉफ्टवेयर हो या कोई भी सर्विसेज आप लेते हैं, तो उसके बाद आफ्टर सेल भी सर्विसेज आपकी होती हैं। तो उसके ऊपर फिर उनको पहले 5 साल शायद वो उन्होंने एग्रीमेंट के तहत कोई आफ्टर सेल वो जो मेंटेनेंस सर्विसेज या लाइसेंस की फ़ी नहीं ली, लेकिन पहले वो 5 मिलियन 50 लाख या 55 लाख लेते रहे मेरी इत्तला के मुताबिक। और उसके बाद फिर उन्होंने अब तक वो 9 मिलियन या 90 लाख या 95 लाख रुपया वो ले रहे हैं साल का। अच्छा। और उसके जो है अगेंस्ट वो सर्विसेज ये दे रहे हैं कि वो मेंटेनेंस सर्विसेज और उसमें लाइसेंस की फ़ी और ये सारी चीज़ें होती हैं जो गलत मालूमात दी जा रही हैं कि 2 से 2.5 करोड़ पे वो कंपनी ले रही है। और फिर उसी कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो रुकावट डाल रही है जी सॉफ्टवेयर नया लेने में, और जिसकी वजह से बैंक आज़ाद कश्मीर जो है वो शेड्यूल नहीं हो सकेगा। अब आप देखें उनकी एक और स्टोरी आ गई। अब उन्होंने ये एक और स्टोरी, ये मन गढ़त मुझे हंसी आती है। उन्होंने कल कहा कि जी ऑटोकैड नामी एक कंपनी है जो ये सारी कंपेन चलवा रही। अच्छा। जिसने बिड किया सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर के इस प्रोजेक्ट में उनको निकाल दिया गया, या उन्होंने खुद ही विड्रा कर लिया, लेकिन अब वो ये कंपेन चला रहे। अब ऑटोकैड कंपनी नाम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब मैंने मालूमात ली हैं तो मुझे ये पता चला कि वो ऑटो सॉफ्ट के नाम से एक कंपनी है, जिन्होंने जब आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक ने पहले RFP फ्लोट किया, जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया, तो उसमें उस वक्त ऑटो सॉफ्ट जो है वो कंपनी क्वालिफाई करेगी। लेकिन मुझे ये इत्तला मिली कि ऑटो सॉफ्ट के लोगों के साथ जब इन्होंने रब्ता किया वज़ीर ख़जाना या इनके कुछ लोगों ने, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी बैंक की जो बैंक के साथ जो हम एग्रीमेंट करेंगे या हमने जो सॉफ्टवेयर देना है, हम बाकी सारे बड़े बैंकों को भी दे रहे हैं, इसलिए हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम अंडर टेबल या कोई हम परसेंटेज जो है वो दे सकें। जिसके बाद फिर वो
कंपनी जो है उसको ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर सकते थे, इन्होंने फिर वो रीटेंडर कर दिया। अच्छा, जब दोबारा रीटेंडर किया तो उसके बाद फिर वो ऑटोसॉफ्ट ने अप्लाई किया, लेकिन मेनवाइल इनकी सिल्वर लेक के साथ जो शाहिद खान साहब की कंपनी, इनके मामला तय हो चुके थे। तो अब की बार आप देखेंगे कितनी मज़े का खेल बात है कि जो कंपनी पहले क्वालिफाई करती है पहले टेंडर में, उसको दूसरे टेंडर में डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। मसलन आप एक बार उसको क्वालिफाई करते हैं, दूसरी बार उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं। इसका मतलब है कि पहले गलत फैसला था या दूसरा गलत फैसला, कोई एक फैसला आपका गलत है, क्योंकि आपने सिल्वर लेक को फायदा पहुंचाना था, इनका सॉफ्टवेयर खरीदना था, इनको कॉन्ट्रैक्ट देना था, इसलिए आपने 3 कंपनियों ने अप्लाई किया कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी क्वालिफाई नहीं कर सकती थी, मेयार पर पूरा उतर नहीं रही थी, तो 2 कंपनियां जब रह गई, उसमें भी फिर आपको शाहिद खान साहब ने कहा कि हमें इस कंपनी को भी डिसक्वालीफाई करवाना है, तो उन्होंने उस दूसरी कंपनी ऑटोसॉफ्ट को भी डिसक्वालीफाई करके फिर एज ए सिंगल बिडर सिल्वर लेक ने जो है वो अपनी बिड ओपन करवाई फाइनेंशियल। अच्छा, अब आप देखेंगे अगर इनके मामलात में इनकी शफाफियत थी तो दूसरी कंपनी का भी फाइनेंशियल ओपन कर देते, उनको डिसक्वालीफाई ना करते, मौका देते। बिल्कुल आप देखें हेल्दी कंपटीशन होता, पता चल जाता कि सिल्वर लेक ने कौन सी फाइनेंशियल ऑफर दी है और ऑटोसॉफ्ट ने क्या दी है। अब तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो जब आप डिसक्वालीफाई कर देते हैं किसी कंपनी को टेक्निकली, तो फिर आप उसका फाइनेंशियल ओपन नहीं कर सकते, तो वो फिर आपने उनको सील बिड जो है वापस करनी होती है फाइनेंशियल। अब ये है कि जो माजिद खान साहब हैं और उनके जो लोग हैं वो बहुत सारे मामलात में जो हैं उनके बारे में बातें चल रही हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है, उस पर रिकॉर्ड मौजूद है, और ये सारा इस पर स्पेशल ऑडिट जो हमने ऑफर किया था उनको कि हम करवा देते हैं। अब मेरा ख्याल है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को स्पेशल ऑडिट करवाना पड़ेगा इन इश्यूज़ का, जो हमने पहले से उन सवालात उठाए हुए हैं, जिसमें उनके इन्वेस्टमेंट जो चल रही है अरबों रुपए की, जो मुख्तलिफ बैंकों में प्रेसिडेंट एजे के जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा डेली अपना जो मराद ले रहे हैं या उनको लोग ले रहे हैं, और जो इसमें मामलात हैं अपॉइंटमेंट्स में जो हैं वो मामलात, इस पर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली जो है वो मुतफिक नजर आती है कि इसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए। अब इस वक्त आपको मैं एक और खबर दूं कि जो सिल्वर लेक है इसको लेटर ऑफ इंटेंट एक और प्रोजेक्ट का भी आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक ने जारी कर दिया। अच्छा। और वो लेटर ऑफ इंटेंट है कि वो इनको कंसल्टेंसी अपनी सर्विसेज फराम करेंगे, जो 49% शेयर जो है उसके लिए वो कोई बाहर से जो है वो या मुल्क से कोई इन्वेस्टर तलाश करने के लिए उनको जो है वो अपना उन्होंने कंसल्टेंट मुकर्रर किया शाहिद खान साहब को, और वो इसके एवज जो है 24 से 26 करोड़ रुपए जो है बैंक से वसूल करेंगे। अच्छा। अभी उनका एग्रीमेंट जो है वो फाइनल होना था, तो इस 1 पॉइंट एजेंडे पर जो है वो माजिद खान साहब ने बोर्ड मीटिंग बुला ली, जिस पर वजीर ख़जाना को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि जब सेक्रेटरी फाइनेंस ने लॉ सेक्रेटरी से पूछा कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी कॉन्सेंट, मेरी इजाज़त के बगैर कैसे जो है वेट कर दिया, क्या मैंने आपको ये फॉरवर्ड किया, क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फाइनेंस सेक्रेटरी होता है कश्मीर बैंक का, तो अगर मैंने फॉरवर्ड किया तो फिर आपने इसकी वेटिंग करनी थी। तो उन्होंने फिर वहाँ से सेक्रेटरी लॉ ने ये कहा कि जी मुझे तो बैंक के बोर्ड ने भेज दिया था, तो मैं माजरत करके आप मुझे भेजेंगे तो मैं दोबारा इसकी वेटिंग कर दूंगा, इसलिए वो मामला वहाँ पेंडिंग हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जो अभी उसका वो फाइनल नहीं हुआ, और इस दौरान वज़ीर आज़म ने एक्शन लेते हुए, वज़ीर आज़म फुल फॉर्म में आए जब सरदार तनवीर इलियास, तो उन्होंने वज़ीर ख़जाना से कश्मीर बैंक का चार्ज भी ले लिया और इनकम टैक्स का भी चार्ज ले लिया। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे राज हैं, ऐसी मालूमात हैं जो हम नाजरीन तक लाएंगे आइंदा प्रोग्रामों में, बिल्कुल जिसमें उन राजों से पर्दा उठाएंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि ऑटोसॉफ्ट के लोगों के साथ कहाँ पे क्या क्या मामला डिस्कस होते रहे, और लाहौर में जो है किस वजीर का कौन सा अजीज रिश्तेदार जो है वो उस कंपनी के हेड ऑफिस गया, उसमें वहाँ पे क्या बातचीत हुई, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। अच्छा दुरानी साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि इनकम टैक्स कमिश्नर लगाने के लिए 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जाती है, तो ये क्या मतलब कहानी है, इसके पीछे क्या राज है? देखें राज साहब, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर है, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत को
13वीं तरमीम जब हुई तो उस वक्त हवाले किया गया। इससे पहले इसको कश्मीर काउंसिल और कश्मीर अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो चलाते रहे, और वो वहाँ से बराह रास्त इसकी डीलिंग होती थी। अब आप देखें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इनकम टैक्स जो है और इनलैंड रेवेन्यू जिसको कहते हैं, इसमें अरबों रुपए की करप्शन है। आप सिर्फ एक जो माफिया वहाँ पे सिगरेट माफिया है, और सिगरेट माफिया ने जो है वो पूरे पाकिस्तान को, FBR को इस वक्त समझे आगे लगाया हुआ, तिगनी का नाच नचा रहे हैं, क्योंकि सिगरेट इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगी चीज जो आइटम है वो इस वक्त सिगरेट है। और आप देखें अगर आज़ाद कश्मीर के में लाखों सिगरेट, करोड़ों की तादाद में सिगरेट जो है वो बनाए जाएं और उसमें हजारों या लाखों का जो टैक्स जो है वो दिया जाए और करोड़ों का टैक्स बचा लिया जाए, तो ये तो फिर आप देखेंगे सिगरेट माफिया और टैक्स चोरी करने वालों के लिए तो ये जन्नत है ये खिता। बिल्कुल। तो आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने, मेरा जो ख्याल है कि उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ से कोट की कि 40 से 45 करोड़ रुपए देने की जो है बात की जा रही है, और वो एक कमिश्नर इनकम टैक्स है आसिम शौकत साहब, बिल्कुल बड़े यंग और बड़े एनर्जेटिक हैं, वो हटा भी दिया गया उनको वो जो है ना कमिश्नर इनकम टैक्स वो बराह रास्त जो है वो सिगरेट फैक्ट्रियों के साथ डील करते हैं। अच्छा। और उनकी एक जो उनके जो करीबी लोग हैं वो दो फैक्ट्रियां उनकी, एक वाल्टन टोबैको और एक नेशनल टोबैको के नाम से वो चलाते हैं मीरपुर और भिंबर में। हाँ। आप देखें कि वाल्टन टोबैको जो है इससे पहले उनका टैक्स रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, उन्होंने कभी 8 मिलियन, कभी 7 मिलियन, कभी 0, कभी क्या, इतना वो टैक्स देते रहे। अच्छा। एजेके गवर्नमेंट को, जबकि वो अरबों रुपए का टैक्स बचा रहे थे, क्योंकि उनके पास प्रोटॉस किस्म की एक मशीन है जो 1 मिनट में हजारों सिगरेट बनाती है, और वो शो नहीं करते डिपार्टमेंट को। इसमें भी हम आपको टेक्निकल जो डिटेल सारी आपको बताएंगे अगले प्रोग्राम में। अच्छा, इसमें दुरानी साहब ये भी खबरें आई थी कि गवर्नमेंट ने कुछ सिगरेट फैक्ट्रियां सील की थी, यानी बाहर वो सीलें लगी हुई हैं, ताले लगे हुए, अंदर काम चल रहा है, ये भी कुछ देखें वो तो हाँ। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आशीर्वाद या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो है वो लोगों की जो है वो मर्जी के बगैर तो ऐसा काम हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको मैं बता रहा हूँ, आसिम शौकत साहब ने एक उनके खिलाफ राजा फारूक ऐसे साहब ने इंक्वायरी इनिशिएट की, तो उस पर उन्होंने स्टे ले लिया। वो अरबों रुपए की थी, उनके एसेट्स के बारे में थी, उनके बैरून मुल्क एसेट्स जो थे उसके ऊपर थी, वो भी हम आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो हम शेयर करेंगे। अब जो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो आसिम शौकत के खिलाफ कार्रवाई की, आसिम शौकत तो उस इनलैंड रेवेन्यू में कमिश्नर थे ही नहीं, वो तो थे ही डायरेक्ट टैक्सेस के कमिश्नर, जबकि आप देखेंगे वो डायरेक्ट टैक्सेस के भी कमिश्नर होकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो वो अपनी उन कंपनियों को फैसिलिटेट कर रहे थे मुकम्मल। अब आप देखें, अब ये सारा नजला इसलिए गिराया जा रहा है कि वो कहते हैं जी सरदार जफर साहब जो हैं वो इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर हैं आजकल, और अगर उनको किसी ने लगाया है तो 40-45 करोड़ उन्होंने दिए होंगे ऐसे शख्स को। ये अब आप देखें जिस तरह इंटरेस्ट आ जाता है इसमें, नहीं देखें जिस तरह कश्मीर बैंक के इशू को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, और जो कल्प्रेट्स हैं वो कश्मीर बैंक के सॉफ्टवेयर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह इनकम टैक्स के इशू को भी जो है वो मिक्स अप करके इसको जो है असल हकायक छुपाए जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि असल हकायक छुप नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कमिश्नर इनकम टैक्स जो इनलैंड रेवेन्यू थे, आसिम शौकत साहब को हटाकर 2 अगस्त को पिछले साल जो है वो बासिल सिद्दीक साहब हैं उनको लगाया गया। जब बासिल सिद्दीक साहब लगे तो उस वक्त तक 15 अगस्त तक जो है वाल्टन टोबैको कंपनी ने 1 साल का 80 लाख रुपया जो है वो दिया हुआ था इनकम टैक्स। अच्छा। और फिर जब बासिल सिद्दीक साहब आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आपके ऊपर तो अरबों रुपए की जो है ना टैक्स लाइबिलिटीज हैं और सारा आप एजे के गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनसे नेगोशिएट करके 4 करोड़ 80 लाख रुपए पे उनको लाया। अच्छा, 80 लाख से 4 करोड़ 80 लाख पे, और वो जो है वो 15 सितंबर को उन्होंने 4 करोड़ रुपए जमा भी करा दिए। हाँ। 1 महीने के अंदर। मसलन वो 2 अगस्त को चार्ज लेता है, बासिल सिद्दीक कमिश्नर हैं, वो चार्ज लेते हैं, 15 अगस्त को 80 लाख रुपए जमा होता है टैक्स, लेकिन वो कहते हैं ये 80 लाख कम है। आप जो है ना अरबों रुपए का टैक्स बचा रहे हैं, हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें FBR से भी
लेटर आते हैं, FBR हमारे से बहुत तंग है, तो आप अपना टैक्स बढ़ाएं। तो 15 सितंबर को वो जो है 4 करोड़ रुपए टैक्स और जमा करा देते हैं। इसका मतलब है कि 4 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो बचाया, 4 करोड़ तो बचाया जा रहा था सामने, लेकिन ये अरबों का टैक्स है। और फिर 2 अक्टूबर को जो है वो बासर सिद्दीक साहब सीट पे नहीं रहते। आप देखें, जिन्होंने 1 महीने में 4 करोड़ का टैक्स बढ़ाया और खरीदा, उनसे नेगोशिएट किया टैक्स को, तो वो 4 करोड़ पे दिलवाने वाले को 2 तारीख को उसकी सीट से ही जो है हाथ धोना पड़ जाते हैं। 15 सितंबर को वो उनसे टैक्स लेते हैं 4 करोड़ एक्स्ट्रा, और 2 अक्टूबर को उनको हटा बहुत बड़ा माफिया कमिश्नर जो अपील लगा दिया। मतलब यहाँ पे कोई काम कर ही नहीं सकता। आजाद जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में ये तासर है राय साहब कि यहाँ पर गैर कानूनी काम पलक झपकने में हो जाते हैं, लेकिन कानूनी काम जो है ना वो कभी को करा के बताए माइकल आर। कोई कानूनी काम यहाँ पे जिसका गला दबाएंगे वो आंखें दिखाएगा। आप देखें, हमने इतनी बड़ी करप्शन जो है बेनकाब की, उसके ऊपर जो है वो इल्जामात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, और कभी कहा जाता है कि ये फलानी कंपनी करवा रही है, कभी वो फलां करा रही है। मैं आपको आज भी ऑन ओथ कह रहा हूँ, कोई कंपनी जो है हमारे से ना करवा सकती कंपेन, ना हम करेंगे। हम रमजान में ये कह रहे हैं, आज भी अगर इनकम टैक्स के इशू पे या कश्मीर बैंक के इशू पे वजीर खजाना या उनके लोग हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे, हम दोबारा उनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक हो गया दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम दोबारा जो है वो इसी इशू के ऊपर बात करेंगे कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि 40 करोड़ पे दे के कमिश्नर इनकम टैक्स लगता है, इसकी जो तफसील है वो दुरानी साहब के पास है, उससे भी आगाह करेंगे। और जो कश्मीर बैंक से मुतल्लिक मज़ीद कुछ अहम ख़बरें उस हवाले से भी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।